हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब कि इसमें क्या क्या टॉपिक हैं। तो मैंने इसमें सारे टॉपिक लिखे हैं शुरू में ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं, वो क्या होते हैं। उसमें मत्स्य वानिकी, भोजन संग्रह, खनन, खुदाई, कृषि, ये सब होती हैं। और अब हम देखेंगे इसमें कि कृषि के प्रकार की कृषि कितने प्रकार की होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे गहन निर्वाह कृषि, जो 2 प्रकार की होती है, चावल प्रधान और चावल रहित। और दूसरी स्थानांतरण कृषि, जो जिसे हम आदिम निर्वाह कृषि भी कहते हैं। और तीसरी है विस्तृत कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि और डेयरी फार्मिंग। और अदर टॉपिक भी पढ़ेंगे, जो है जलवासी पशुचारण, वाणिज्यिक पशुधन पालन और व्यापारिक पशुचारण। और दूसरा टॉपिक है बाजार के लिए सब्जी खेती व उद्यान कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि, सहकारी और सामूहिक कृषि। तो ये टॉपिक इस वाले चैप्टर में है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आर्थिक क्रियाएं। तो किसे कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। तो मानव की वह सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, तो उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा या जो भी काम करते हैं तो वहाँ से धन की प्राप्ति होती है, तो वो हो गया आर्थिक क्रियाएं। तो अब जो ये आर्थिक क्रियाएं हैं, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाएं। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं। जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम द्वितीय क्रियाएं भी पढ़ेंगे। तो चलिए प्राथमिक क्रिया के बारे में जानते हैं कि वो क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भूमि का प्रयोग करके फसल या उत्पादन करते हैं। मतलब कि जो प्राथमिक क्रिया है इसके अंदर कृषि आती है, जो मतलब भूमि के द्वारा मतलब फसल उगाई जाती है इसमें। और दूसरी है समुद्री तटीय क्षेत्रों में, मतलब जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं उनको पकड़कर मतलब उनको बेचते हैं, जिससे कि उनका जीवन चलता है। ठीक है। और जो तीसरी है उसमें वनों की देखभाल करते हैं, मतलब उनको उपयोग करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उसको वानिकी कहते हैं। और भूमि की खुदाई करके धातुओं को निकालते हैं। तो ये सब प्राथमिक क्रिया के अंदर ही आता है और इसको खनन कहते हैं। और जो दूसरा है मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भोजन संग्रह होता है वो विश्व के किन 2 भागों में होता है, मतलब भोजन को आज भी इकट्ठा करके रखा जाता है। तो जो मतलब 2 टॉपिक है इसमें भी उच्च अक्षांश के क्षेत्र, जिसमें है उत्तरी कनाडा और उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिले। और जो निम्न अक्षांश के क्षेत्र है इसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया। अब इसमें हमारा दूसरा टॉपिक है जो है मतलब चलवासी पशुचारण, इसको चलवासी पशुपालन भी कहते हैं। और जो दूसरा है वो है वाणिज्यिक पशुधन पालन और व्यापारिक पशुपालन। तो इन दोनों में अंतर देखते हैं। इसमें आपसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि चलवासी पशुचारण के बारे में बताइए ऐसे, तो हम लोग इनको अलग अलग करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं चलवासी पशुपालन या पशुचारण। तो इसमें कई आदिवासी जातियों के लोग पशुओं के साथ चारागाहों और जल की तलाश में घूमा फिरा करते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि भेड़ के साथ कुछ लोग घूमते फिरते रहते हैं, तो वो लोग एक जगह, उनका घर नहीं होता, वो लोग अपना इधर उधर घूमते ही रहते हैं और अपना गुजारा करते हैं और अपने जो जानवर हैं उनको चराते रहते हैं। तो इसमें यह अलग अलग जातियों के लोग भोजन, आवास, कपड़े आदि के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि ये लोग मतलब अलग अलग जाति के होते हैं जो मतलब कपड़े खाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। और यह पशुपालन विरल जनसंख्या के क्षेत्र में देखने को मिलता है, मतलब जहाँ पर कम जनसंख्या है वहाँ पर ये क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसमें मुख्य प्रदेश कौन कौन से हैं, मतलब कि कौन से प्रदेश में ये सब ज़्यादा होता है, तो वो मध्य एशिया, अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी एशिया, इन सब में होता है। और इसमें पशुओं की विशेष देखभाल नहीं की जाती, क्योंकि वो लोग तो इधर उधर घूमते हैं बस, और पशु भी अपने आप ही चारा करते हैं, तो इसलिए उसमें वो लोग पशुओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और इसमें एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है, मतलब इसमें बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। और यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह पशुचारण है, मतलब यह बहुत पुरानी जीवनचर्या है जिसमें पशुओं को ऐसे पशुचारण करते हैं। तो अब जो दूसरी है वो है हमारी पशुधन वाली है, ये व्यापारिक पशुधन। तो इसमें क्या होता है, इसमें बड़े पैमाने पर घास के मैदानों में स्थायी रूप से देखने को मिलता है, मतलब इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र लेकर रखते हैं और उसमें ये वाला पशुपालन होता है। तो इसमें विभिन्न वस्तुएं जैसे कि ऊन, डेयरी, मांस आदि का निर्यात किया जाता है। मतलब इस वाले व्यापार से हमें ऊन मिलती है, मांस मिलता है और मतलब डेयरी बनती है। तो यह पशुपालन कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बड़े बड़े फार्म बनाकर किया जाता है। आपने भी देखा होगा कहीं पर मतलब बहुत बड़ा स्थान है, उसमें बहुत सारे जानवरों को रखा जाता है।
और इसमें क्या होता है, यह इसका मुख्य क्षेत्र है शिस्तोजन घास के मैदान वाले क्षेत्र, जहाँ पे बहुत मतलब बहुत बढ़िया घास होती है उस वाले क्षेत्र में। तो इसमें पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है, मतलब उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है और उन्हें वैज्ञानिक पद्धति मतलब उन्हें मतलब जो विज्ञान है उसके द्वारा अच्छे से रखा जाता है। और इसमें एक विशेष पशु को पाला जाता है, मतलब जैसे गाय हो गई तो बहुत सारी गायों को एक जगह एक फॉर्म में रखा जाता है, या इसमें और भी जानवर होते हैं जैसे भेड़ बकरी गाय ये सब। और यह एक पूंजी प्रधान मतलब पशुपालन है, इससे बहुत पूंजी आती है, मतलब पूंजी के लिए ही होता है ये। और यह एक व्यवस्थित पशुपालन है और इसमें सबकी देखभाल की जाती है, उसमें तो देखभाल नहीं की जा सकती है और इससे मतलब पूंजी भी आती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कृषि कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य तौर पर कृषि दो प्रकार की होती है, एक होती है निर्वाह कृषि और एक होती है वाणिज्यिक कृषि। तो जो निर्वाह कृषि है उसमें कौन कौन सी कृषि होती है, उसमें गहन निर्वाह कृषि होती है जिसको दो भागों में बांटा गया है, चावल प्रधान और चावल रहित। और जो दूसरी होती है वो आदिमकालीन निर्वाह कृषि होती है, इसमें दो कृषियाँ होती हैं, स्थानांतरण कृषि और चलवासी पशुपालन। और जो वाणिज्य कृषि होती है इसमें यह विस्तृत कृषि होती है, मतलब इसमें यांत्रिक और व्यापारिक कृषि होती है, मतलब यंत्रों द्वारा की जाती है ये। और इसमें रोपण कृषि होती है और एक मिश्रित कृषि होती है जिसमें उद्यान कृषि भी होती है। तो अभी हम इन सबको एक एक करके देखते हैं। हम देखते हैं इसमें गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो किसी मानसूनी प्रदेश में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा मानसून होती है उन वाले प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है जहाँ पर उस जगह पर की जाती है। तो यह दो प्रकार की होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक होती है चावल प्रधान और एक होती है चावल रहित। तो हम एक एक करके इन दोनों को भी देखते हैं। तो जो चावल प्रधान होती है इसमें इस कृषि में चावल प्रमुख फसल है, मतलब कि जब ये चावल प्रधान है तो चावल तो होगी इसकी प्रमुख फसल। और इसमें खेतों का आकार छोटा होता है, मतलब इसमें खेत छोटे छोटे होते हैं और इस कृषि में खेती कार्य में किसान और उसका पूरा परिवार कार्य करता है। और मतलब जो ये चावल की कृषि है इसमें जो किसान होता है वो भी कार्य करता है और उसका पूरा परिवार भी उसकी मदद करता है। और इसमें यंत्रों की आवश्यकता कम होती है और मानव श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, मतलब इसमें जो मशीनें वगैरह हैं उनका यूज़ कम होता है और जो मानव है वो मतलब मजदूरी करके अच्छे से तो उसकी आवश्यकता जरूर ज़्यादा होती है। और इस कृषि में उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि खेतों में मतलब जो मतलब गायों का जिसका भी गोबर होता है उसको मतलब उसकी खाद के रूप में उसका यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं चावल रहित कृषि। तो इसमें जो चावल है वो मुख्य फसल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको नाम से ही पता चला है इसमें चावल रहित है, मतलब चावल के बिना। तो इसके स्थान पर यहाँ पर गेहूँ जौ आदि ये सब चीज़ें बोई जाती हैं। और यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ चावल की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, क्योंकि इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इसलिए मतलब जो चावल है वहाँ पर वर्षा चाहिए होती है और यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार की कृषि में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा लोग बाग रहते हैं और खेत बहुत ही छोटे छोटे और बिखरे हुए होते हैं। अब हम देखते हैं स्थानांतरण कृषि, जिसको आदिमकालीन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। तो इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे कि लकड़ी के हल और खुदाई करने वाली छड़ी से खेती की जाती है। मतलब कि ये जो कृषि होती है इसमें जो पुराने ज़माने के औजार होते हैं जैसे हल वगैरह उन सब से कृषि की जाती है और छोटे से क्षेत्र में मतलब छोटे से टुकड़े में की जाती है। और यह खेती परिवार की मदद से की जाती है और इस फसल से केवल परिवार की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। मतलब कि ये जो फसल होती है इससे सिर्फ अपने घर परिवार का ही पेट भर सकते हैं, मतलब ये बेचने के लिए नहीं होती है। और किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है। मतलब जैसे कोई भी किसान है वो अपना एक पर्टिकुलर क्षेत्र ले लिया, जैसे छोटी सी जगह ले ली, उसको वो साफ करेगा अच्छे से, उसको मतलब उसमें आग लगा के उसको जला के बिल्कुल साफ करके उसमें अनाज उगाएगा। और फिर जब वो अनाज उगाने के कुछ सालों बाद मतलब जब वो 3-4 बार उसमें अनाज उगा लेगा फिर वो उर्वरक नहीं रहेगी, मतलब वो जो ज़मीन है वो अच्छी नहीं रहेगी, फिर वो दूसरा स्थान चुनेगा दोबारा से उसको खेती करने के लिए। तो इसमें ये सब होता है। तो इसमें देखो मैंने क्या लिख रखा है कि किसी ज़मीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है। और जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़ देता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो फिर खेती के लिए दूसरी भूमि तैयार करता है। और इस प्रकार की कृषि से मृदा की उर्वरता बढ़ती है, मतलब कि जो मृदा है वो अच्छी होती है। और इसमें किसान उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि पहले ज़माने में तो उर्वरक नहीं होते थे, तो इसलिए इस कृषि में उत्पादन कम होता है। और मतलब जैसे किसी फसल को मतलब कुछ बीमारी हो गई तो उर्वरक का यूज़ नहीं करें तो वो ठीक नहीं रहेगी, तो इसमें कम ही उत्पादन होगा। और आजकल तो कितने सारे उर्वरक यूज़ करते हैं, कितनी सारी दवाइयाँ छिड़कते हैं जिससे कि फसल जो है वो अच्छे से बनी रहती है। तो अब दूसरा क्या है इसमें टॉपिक हमारा, इसमें है अन्य नाम जो है, मतलब उत्तर पूर्व भारत में झुमीन कहते हैं, मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं और मलेशिया में इसको लादांग कहते हैं। और मोटे तौर पर अनाज की कृषि की जाती है, इसमें चावल मक्का ज्वार आदि।
अब हम देखते हैं विस्तृत कृषि। इसको विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि भी कहते हैं। तो इसमें कम संख्या वाले प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि होने के कारण बड़े बड़े फार्मों पर होने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। मतलब कि आपने भी देखा होगा कि फार्म बनाकर वहाँ पर कृषि की जाती है, और इसे यांत्रिक कृषि एवं व्यापारिक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और प्रदेश मतलब कहाँ पर ये होती है, तो यह कृषि खासतौर पर शीत उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में बड़े पैमाने पर की जाती है, जैसे कि रूस में से स्टेपी क्षेत्र में होती है, अमेरिका में प्रेरी, अर्जेंटीना में पम्पास के मैदान और ऑस्ट्रेलिया में डाउन में की जाती है। और ये जो विस्तृत कृषि है इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें श्रमिकों का उपयोग कम होता है और कम वर्षा के कारण जल सिंचाई का अधिक उपयोग होता है। मतलब वर्षा कम होती है इसलिए ज़्यादा जल की सिंचाई की जाती है। और यह कृषि व्यापारिक तौर पर की जाती है, मतलब व्यापार के लिए। और यंत्रों का अधिक प्रयोग जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि का यूज़ किया जाता है इसमें। और खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, जहाँ पर जो उत्पादन करके जैसे गेहूँ वगैरह उनको अच्छे से रखा जाता है। और रासायनिक खाद का भी ज़्यादा उपयोग किया जाता है इसमें। अब हम देखते हैं रोपण कृषि क्या होती है। तो जो ये रोपण कृषि है, जो रोपण कृषि लाभ के लिए बड़े आकार क्षेत्र में की जाती है, यह व्यापारिक कृषि है। मतलब जो रोपण कृषि है ये व्यापार के लिए की जाती है ये भी, और इसमें अधिक पूंजी लगती है और उच्च प्रबंध लगाए जाते हैं और तकनीकी होती है और वैज्ञानिक विधियों का भी यूज़ किया जाता है। और रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें होती हैं, इसमें चाय होती है, कॉफ़ी, कोको, कपास और गन्ना आदि होते हैं। अब रोपण कृषि की विशेषताएं देख लेते हैं। तो यह विस्तृत क्षेत्र में होती है और इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह बहुत बड़े स्थानों पर होती है इसलिए। और एक फसली कृषि होती है, मतलब इसमें एक ही फसल उगाई जाती है और वैज्ञानिक विधियों का भी प्रयोग होता है इसमें। और यह कृषि यूरोपीय लोगों ने शुरू की थी, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। और ब्राज़ील में अभी भी कॉफ़ी के कुछ बागान हैं, जैसे कि जिसे फेजेंडा कहा जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित कृषि, तो जब कृषि के साथ साथ पशुपालन आदि सहायक धंधे भी अपनाए जाते हैं तो मिश्रित कृषि कहलाती है। मतलब इसका सिंबल से यही है कि कृषि के अलावा जैसे आपने गांव में देखा होगा कि गायें भैंसें पाली जाती हैं, तो इसी को मिश्रित कृषि कहते हैं। तो यह कृषि दो प्रकार की फसलें उत्पादन करती है, तो खाद्यान्न तथा चारे की फसल। तो प्रदेश कौन कौन से प्रदेश में उगाई जाती है, तो ये यूरोप, अर्जेंटीना के पम्पास में, और उत्तरी अमेरिका में, और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो मिश्रित कृषि की विशेषताएं, तो इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों किया जाता है, ये मैंने बता दिया आपको। और इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है, मतलब ना तो वे ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं। और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इसमें गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। और जो इसमें मुख्य पशु होते हैं तो वो मवेशी, भेड़, सूअर ये सब होते हैं। और इसमें अधिक पूंजी लगती है क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, जानवरों को पाला भी जाता है और खेती भी की जाती है। और इसमें रासायनिक खादों का भी उपयोग किया जाता है। और इसमें कुशल कृषकों की ज़रूरत होती है, जो मतलब अच्छे कृषक हैं उनकी। और इसमें कृषि में वैज्ञानिक ढंग का भी प्रयोग होता है और इस प्रकार की कृषि की किसानों की आय का साधन बनती है। अब हम देखते हैं डेयरी फार्मिंग क्या होता है, यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दूध या दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे कि पनीर, मक्खन, पाउडर इत्यादि के लिए पशुओं का पालन किया जाता है, ये तो आपको भी पता होगा। और इसे ही डेयरी फार्मिंग कहा जाता है। और यह अपने में पूर्ण आर्थिक क्रिया है, मतलब कि इससे यह पूरी तरह से मतलब पैसे कमाने के लिए ही एक जरिया है। अब इसकी आवश्यकता क्या है, तो इसमें चारागाहों की उपलब्धता होती है, जलवायु चाहिए होती है, और कुशल श्रमिक चाहिए होते हैं, पूंजी चाहिए होती है, और बाजार चाहिए होते हैं, तभी तो बाजारों में तो बिकेगा ना सामान। और इसके मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो यह यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया। और यहीं पर ये मैंने एक और टॉपिक लिखा है, नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों, मतलब इसको जो नगर हैं उसके पास ही क्यों होता है और फैक्ट्रियों के पास ही क्यों होती है ये सब। तो नगरीय और औद्योगिक केंद्र दूध और डेयरी उत्पादों के सर्व प्रमुख उपभोक्ता है, मतलब नगर के पास ही दूध और डेयरी मतलब उनको बेच सकते हैं। और ये डेयरी उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराते हैं, मतलब जो ये डेयरी है अगर इनको बाजार के पास रखेंगे तो मतलब ज़्यादा माल बिकेगा। और नगरों और औद्योगिक केंद्रों में डेयरी उत्पादों की मांग अधिक होती है, मतलब कि जो ये पैकेट के सामान होते हैं, पनीर वगैरह, तो जहाँ पर नगर होते हैं, जो शहर होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बिकते हैं। क्योंकि गाँव में तो सबके घर में अपनी अपनी भैंस होती है, अपनी अपनी गाय होती है, तो वो लोग अपना घर पर ही बना लेते हैं दूध, पनीर, मक्खन जो भी होता है। अब हम देखते हैं उद्यान कृषि को पुष्पोत्पादन भी कहते हैं और बाजार के लिए सब्जी खेती भी कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें होती हैं, मतलब जिससे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं वो सब फसलें उगाई जाती हैं इसमें, जैसे कि सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं।
जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है, मतलब नगरों में ज़्यादा मांग होती है इन सब की। उद्यान कृषि की विशेषताएं, मतलब कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो खेतों का आकार छोटा होता है, खेत अच्छे यातायात के साधनों तथा नगरीय क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। मतलब अगर साधनों से ही तो मतलब जो सामान है वो सब इधर से उधर जाएगा। और गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। और इसमें अच्छे बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। और यह जो कहाँ पर होती है, यूरोप, यूएसए, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होती है और इसको ट्रंक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है। तो यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे फलों के उत्पादन किया जाता है। तो यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। तो अब हम इसकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। तो यह शुष्क कृषि भी होती है, मतलब इसको शुष्क कृषि भी कहते हैं। और गर्मी के महीनों में अंजीर और जैतून पैदा होती है इस कृषि से। और शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तो तब इस क्षेत्र में अधिक इसकी आपूर्ति की जाती है, मतलब इस क्षेत्र के द्वारा वहाँ पर फल फ्रूट भेजे जाते हैं। और इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छी किस्म के अंगूरों से, मतलब जो अच्छे अंगूर होते हैं उच्च गुणवत्ता वाले, उनसे मदिरा मतलब कि शराब भी बनाई जाती है। और हम देखते हैं सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि क्या होती है। तो जब किसानों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक, मतलब कि जो मतलब सहकारी है किसान, तो वो अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी मर्जी से एक सहकारी संस्था बनाकर काम पूरा करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसे ही सहकारी कृषि कहते हैं। और एक होती है सामूहिक कृषि। तो इस कृषि में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है, मतलब इसमें सब लोग समूह बनाकर कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में क्या अंतर है। तो जो सहकारी कृषि है वो मैंने एक तरफ लिखी और सामूहिक कृषि एक तरफ। तो जो सहकारी कृषि है इसमें कृषकों का एक समूह होता है और सहकारी संस्था किसानों को सभी प्रकार की सहायता मिलती है, मतलब इसमें किसानों को सभी प्रकार की सहायताएं मिलती हैं। और सहकारी संस्था कृषकों को हर प्रकार से मदद करती है और यह सहायता कृषि में काम आने वाली सभी चीज़ों की खरीद करने में मदद करती है, मतलब इसमें जैसे कृषि में जो बीजें वगैरह वो सब खरीद में भी मदद करती हैं। और कृषि उत्पादों को उचित मूल्यों पर बेचने एवं सस्ते दरों पर प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए भी होती है। और इसमें डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली आदि यूरोप के देशों में चलन है। और जो अब ये सामूहिक कृषि में क्या होता है, तो यह किसी सोवियत संघ से प्रारंभ हुई है और इस कृषि में सरकार का नियंत्रण होता है, मतलब सरकार द्वारा ये कृषि की जाती है और इसमें सभी कृषक मिलकर खेती करते हैं। और इस कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज कहा जाता है और रूस में सामूहिक कृषि का चलन है। अब हम देखते हैं हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है खनन या खुदाई। तो जमीन से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालने की क्रिया को खनन कहते हैं। और ये खनन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धरातलीय होते हैं, एक भूमिगत खनन होते हैं। तो जो खनन की विधियां ये दोनों ही हैं, तो अब हम इनको अलग अलग देखते हैं। तो धरातलीय खनन किसे कहते हैं, इसे विवर्त खनन भी कहते हैं। और यह शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। तो यह खनन का सबसे सस्ता तरीका होता है और सुरक्षितम उपकरण से कम खर्च होता है। इसमें मतलब जो मानव है वो खुद ही धरती खोदता है। और जो भूमिगत खनन होता है इसे कूपनिक खनन भी कहते हैं। और इसमें गहराई में स्थित खनिजों को निकालने का यूज़ किया जाता है और यह महंगा होता है और इसमें जोखिम भरा होता है। और इससे प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जो भौतिक है वो खनिज निरपेक्ष और आर्थिक यातायात, मतलब कि तकनीक श्रमिक। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।